बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा की लहरें रेत पर अपनी दुखद कहानियां छोड़ जाती थीं, शांति का जीवन अचानक एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिर गया था। उसके पति की असामयिक मृत्यु ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक बाकी थी। वह चमक उसके नन्हे बेटे आर्यन के लिए थी, जो अभी केवल 5 साल का था। गरीबी की मार ने शांति के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां डाल दी थी, लेकिन उसकी ममता और संघर्ष करने की शक्ति अभी भी बहुत अटूट थी। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता था। सामाजिक बेड़ियों और पुरानी परंपराओं के बोझ तले दबी हुई शांति जानती थी कि उसे खुद ही अपनी किस्मत की नई लकीरें लिखनी होंगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने बेटे को कभी भी उस लाचारी और अपमान का अनुभव नहीं होने देगी, जिससे वह खुद रोज गुजर रही थी। आर्यन की पढ़ाई के लिए उसने हर अपमान सहने और हर कठिन काम करने का कठिन संकल्प लिया था। गांव के शक्तिशाली और धनी जमींदार ठाकुर साहब की हवेली में काम मिलना शांति के लिए एक नया संघर्ष था। वहां की ऊंची दीवारों के पीछे छिपे वैभव और शांति की अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बीच का अंतर बहुत विशाल था। उसे सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता था और रात के अंधेरे तक बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करना पड़ता था। उसकी हथेलियां सख्त हो गई थीं और उंगलियों के पोरों से खून निकलने लगा था, लेकिन वह कभी भी किसी के सामने अपनी पीड़ा को नहीं बताती थी। ठाकुर साहब की पत्नी अक्सर शांति को उसकी धीमी गति के लिए डांटती रहती थी, लेकिन शांति चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से आर्यन की स्कूल की फीस जमा हो जाए। वह दोपहर की चिलचिलाती धूप में हवेली के आंगन को बुहारती थी, जबकि पसीने की बूंदें उसकी फटी हुई साड़ी को पूरी तरह भिगो देती थीं। हर बार जब उसका शरीर जवाब देने लगता, तो वह अपने बेटे के मासूम और मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर लेती थी। आर्यन अक्सर अपनी मां को काम से लौटते समय दूर से ही देखता रहता था। ईमानदार है और उसकी आंखों में अपनी मां के प्रति बहुत सम्मान था। वह जानता था कि उसकी मां जो रोटी उसके सामने रखती है, वह केवल आटे की नहीं, बल्कि उसकी मां के खून और पसीने की मेहनत है। शांति उसे पास बिठाकर अक्सर बड़े बड़े सपने दिखाती थी और उसे जिला कलेक्टर बनने के लिए प्रेरित करती थी। वह कहती थी कि शिक्षा ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे वे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। हवेली के बचे हुए खाने को जब शांति को दिया जाता था, तो वह उसे अमृत समझकर अपने पल्लू में बांध लेती थी। वह खुद भूखी सो जाती थी ताकि आर्यन का पेट पूरी तरह से भर सके और वह रात को देर तक पढ़ाई कर सके। गरीबी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने नहीं बेचा। वह गांव की मिट्टी में अपनी मेहनत के बीज बो रही थी, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बरसात के दिनों में जब झोपड़ी की छत टपकने लगती थी, तो शांति पूरी रात जगकर आर्यन की किताबों को भीगने से बचाती थी। वह प्लास्टिक की फटी हुई बोरी से किताबों को ढक देती और खुद एक कोने में सिमटकर बैठ जाती थी। उन लंबी और ठंडी रातों में उसकी प्रार्थनाएं केवल ईश्वर तक ही नहीं, बल्कि उसके बेटे के भविष्य तक पहुंचती थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी तपस्या कभी खाली नहीं जाएगी और भगवान कृष्ण उनकी गरीबी का अंत अवश्य करेंगे। गांव के स्कूल के मास्टर जी अक्सर शांति की तारीफ करते थे, क्योंकि आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज और होनहार छात्र था। यह सुनकर शांति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और उसे अपनी सारी थकान एक पल में गायब महसूस होती थी। उसने अपनी पुरानी चांदी की पायल भी बेच दी थी ताकि आर्यन के लिए नई किताबें और स्टेशनरी खरीदी जा सके। उसके पास अब अपनी पहचान के नाम पर केवल एक फटी साड़ी और बेटे के सुनहरे भविष्य का एक बड़ा सपना बचा था। समय बीतने के साथ शांति के हाथ और भी ज्यादा खुरदरे हो गए, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया। वह हर दिन ठाकुर की हवेली की सीढ़ियां चढ़ती और उतरती,
मानो वह अपने बेटे के लिए सफलता की सीढ़ियां तैयार कर रही हो। उसे समाज के तानों और तिरस्कार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी दुनिया केवल उसके बेटे के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उसने अपनी ममता को एक ढाल बना लिया था, जो आर्यन को हर दुख और अभाव से सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती थी। एक शाम जब आर्यन ने स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने उस दिन भगवान के सामने एक दिया जलाया और बहुत देर तक रोती रही, क्योंकि यह उसकी मेहनत की पहली जीत थी। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है और उसका बेटा सचमुच कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस समाज और व्यवस्था से वह लड़ रही है, वही एक दिन उसके रिश्तों को बदल कर रख देगी। शांति का जीवन एक निरंतर चलने वाला युद्ध बन गया था, जहां वह हर दिन भूख और अपमान के खिलाफ बहादुरी से लड़ती थी। उसने अपने शरीर की पीड़ा को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, ताकि आर्यन को दुख न हो। वह गांव की गलियों में एक अदृश्य साया बनकर रह गई थी, जिसका अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा करने के लिए था। फिर भी उसके भीतर की मां कभी नहीं थकी और न ही कभी उसने हार मानने के बारे में सोचा। बस संघर्ष ही उसका जीवन बन गया। हवेली के बड़े आयोजनों में जब बहुत सारा खाना बच जाता था, तो शांति उसे बड़े जतन से इकट्ठा करती थी। वह जानती थी कि आर्यन को घी वाली रोटियां बहुत पसंद हैं, जो उसे रोज नसीब नहीं होती थीं। वह अपनी फटी साड़ी के कोने में उन टुकड़ों को सहेज कर रखती थी, जैसे वे कोई कीमती गहने हों। उसके लिए ममत्व का अर्थ केवल प्यार करना नहीं था, बल्कि अभावों के बीच भी अपने बच्चे के लिए खुशियां बटोरना और उसे सुरक्षित रखना था। जब भी गांव के लोग उसे मजदूरनी कहकर बुलाते, वह बस मुस्कुरा देती और अपने काम में लगी रहती थी। उसे पता था कि शब्दों के घाव से ज्यादा गहरा घाव गरीबी का होता है, जिसे केवल सफलता से भरा जा सकता है। वह रात के सन्नाटे में अक्सर अपनी किस्मत को कोसती थी, लेकिन फिर आर्यन की सोती हुई सूरत देखकर उसे असीम शांति मिल जाती थी। उसने अपनी पूरी जवानी दूसरों के घर की सफाई में बिता दी, ताकि उसका बेटा दुनिया पर राज कर सके। आर्यन ने जब गांव के स्कूल की अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, तो मास्टर जी ने शांति को घर बुलाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस होनहार लड़के की प्रतिभा को अब गांव की सीमाओं में कैद रखना उसके भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए बहुत अधिक पैसों की जरूरत थी। जिसे सुनकर शांति का हृदय कांप उठा। उसकी पूरी जमा पूंजी मात्र कुछ 100 रुपये थी, जो उसने अपनी फटी साड़ी के कोने में बहुत सहज कर सालों से गांठ बांध कर रखी थी। उस रात शांति अपनी अंधेरी झोपड़ी के कोने में बैठी अपनी शादी की आखिरी निशानी, अपनी सोने की नथ को देख रही थी। वह नथ केवल एक आभूषण नहीं थी, बल्कि उसके पति के प्यार और उसके सुहाग की गरिमा का अंतिम प्रतीक थी। जब भी वह उसे छूती, उसे अपने बीते हुए सुखद दिनों की याद आ जाती थी, जब उसका घर खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन अब उसके सामने बेटे का भविष्य था, जो उस सोने के टुकड़े से कहीं अधिक कीमती और उज्जवल नजर आ रहा था। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही शांति पैदल ही पास के शहर के सुनार की दुकान की ओर चल पड़ी। धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसके पैर थक रहे थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह से दृढ़ था। जब उसने भारी मन से वह नथ सुनार के सामने रखी, तो उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया। सुनार ने उसे बहुत कम कीमत पर तौला और कई बहाने बनाए, लेकिन शांति ने बिना किसी बहस के वह छोटी सी रकम स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि अपनी गरिमा से बड़ा बेटे का सपना है। पैसे मिलने के बावजूद उसे लगा कि शहर में रहने और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए यह राशि अभी भी बहुत कम है। वह अपनी मजबूरियों के बोझ तले दबी हुई वापस जमींदार ठाकुर साहब की हवेली पहुंची और उनसे कुछ महीनों का वेतन अग्रिम मांगने का साहस जुटाया। ठाकुर साहब की पत्नी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसका मजाक उड़ाया कि एक सफाई करने वाली का बेटा शहर में जाकर साहब बनेगा। शांति ने अपमान के कड़वे घूंट पी लिए और जमीन पर सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही।
अंततः ठाकुर साहब ने शर्त रखी कि उसे अगले 2 सालों तक बिना किसी छुट्टी के हवेली के पशुओं के तबेले की सफाई भी करनी होगी। शांति ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी ममता के सामने कोई भी शारीरिक श्रम छोटा था। उसकी कमर में दर्द रहता था और हाथ लगातार पानी में रहने से सड़ने लगे थे। फिर भी वह काम करती रही। हर रात वह दिए की मध्यम रोशनी में आर्यन की किताबों को निहारती और ईश्वर से उसकी सफलता की मन्नतें मांगती रहती थी। शहर जाने का दिन आ गया और आर्यन ने अपनी पुरानी लोहे की पेटी में अपनी कुछ किताबें और मां की दी हुई एक फटी चादर बांध ली। शांति ने अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोका ताकि बेटे का मनोबल न टूटे और उसे विदा करने गांव के बस स्टैंड तक आई। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ। आर्यन ने अपनी मां के पैर छुए और बस की खिड़की से उसे देखा। आर्यन के जाने के बाद शांति की झोपड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, जो उसकी रातों को और भी लंबा बना देता था। वह अब पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगी थी, ताकि शहर में आर्यन को पैसों की कभी कोई कमी महसूस न हो। वह मिट्टी के तेल की बचत करने के लिए अंधेरे में ही खाना बना लेती और सारा बचा हुआ पैसा मनी ऑर्डर के जरिए भेज देती थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे जर्जर हो रहा था, लेकिन उसका मन केवल एक ही धुन में रमा था कि उसका बेटा सफल होगा। शहर से आने वाली आर्यन की चिट्ठियां शांति के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं थीं, जिन्हें वह गांव के मास्टर जी से पढ़वाती थी। वह उन शब्दों को बार बार सुनती और अपनी आंखों से लगाती थी, जैसे उनमें आर्यन की खुशबू बसी हो। चिट्ठियों में आर्यन अक्सर अपनी पढ़ाई और शहर की चकाचौंध के बारे में लिखता था, जिससे शांति का मन डर और गर्व के बीच झूलता रहता था। वह अक्सर सोचती कि क्या शहर की ऊंची इमारतें और चमक दमक उसके बेटे के सरल स्वभाव को बदल तो नहीं देंगी। गर्मियों की उन तपती दोपहरों में जब लू चलती थी, शांति हवेली के बड़े बगीचे में पानी डालती थी और उसका गला प्यास से सूखता था, लेकिन वह एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी। यहां तक कि अपनी फटी हुई चप्पल की मरम्मत भी खुद ही धागे से कर लेती थी। उसके लिए सुख का अर्थ केवल आर्यन की तरक्की थी और वह मानती थी कि उसका हर त्याग भगवान देख रहे हैं। उसकी आस्था और उसका कर्म ही जीने का एकमात्र आधार बन गए थे, जिसने उसे हारने से बचाया। गांव के उत्सवों और त्योहारों में अब शांति की कोई रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि उसका त्योहार तो उसी दिन होगा जब उसका बेटा वापस आएगा। वह दीपावली के दिन भी दूसरों के घरों में सफाई करती थी, ताकि आर्यन के लिए कुछ अतिरिक्त रुपये भेज सके और उसे नई ड्रेस मिल सके। लोग अक्सर उसके पागलपन जैसी ममता का उपहास करते थे, लेकिन शांति को पता था कि बड़े सपनों की कीमत बहुत भारी होती है। उसने अपनी पूरी उम्र उस एक चिराग को रोशन करने के लिए झोंक दी थी। सर्दी की रातों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी, शांति के पास ओढ़ने के लिए केवल एक पतला सा कंबल था जो कई जगहों से फट चुका था। फिर भी वह खुश थी कि आर्यन के पास शहर के हॉस्टल में सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो उसने अपनी मेहनत से कमाई थीं। उसने अपनी भूख को मारना सीख लिया था और कई बार केवल पानी पीकर सो जाती थी ताकि अनाज के पैसे बचा सके। उसकी हड्डियों में अब अक्सर दर्द रहने लगा था, फिर भी वह सुबह 4 बजे उठती थी। आर्यन ने धीरे धीरे शहर के माहौल में खुद को ढाल लिया था और उसके पत्रों की भाषा अब बदलने लगी थी, जिसमें अब गांव की बातें बहुत कम होती थीं। शांति को यह महसूस हो रहा था कि उसका बेटा एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है जहां सादगी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसने इसे केवल अपनी मां की चिंता समझकर टाल दिया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। उसे विश्वास था कि उसकी परवरिश के संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी हैं जो कभी नहीं सूखेंगी। चैत्र मास की एक सुहानी शाम को जब सूरज डूब रहा था, शांति को आर्यन का एक तार मिला जिसमें लिखा था कि वह प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहा है। यह खबर सुनकर शांति की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जागी,
लेकिन साथ ही भविष्य की अनिश्चितता का डर भी समा गया। उसने उसी रात भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माथा टेका और अपनी अगली 5 सालों की कमाई भी बेटे के नाम करने का संकल्प लिया। उसे पता था कि अब संघर्ष शुरू होगा। गांव की पनघट पर जब शांति पानी भरने जाती तो दूसरी महिलाएं अक्सर उसे टोकती थीं कि शहर जाकर लड़के बदल जाते हैं और अपनी गरीब माताओं को भूल जाते हैं। शांति उन बातों को सुनकर भीतर से कांप उठती थी, लेकिन ऊपर से वह हमेशा अपने बेटे का बचाव करती थी और उनके तर्कों को गलत बताती थी। वह कहती थी कि उसका आर्यन मिट्टी का सोना है जो कभी काला नहीं पड़ सकता और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उन महिलाओं की बातें उसके दिल में डर बोती थीं। शांति अक्सर रात में जागकर कल्पना करती थी कि आर्यन दिल्ली की बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा और ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के साथ बातें कर रहा होगा। वह अपनी टूटी झोपड़ी की दीवारों को देखती और सोचती कि एक दिन उसका बेटा उसे इस नर्क से निकालकर किसी महल में ले जाएगा। उसकी आंखों में चमक आ जाती थी जब वह सोचती कि आर्यन लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर गांव आएगा। यह सपना ही उसके बुढ़ापे का सहारा था जिसने उसे अब तक जीवित और कर्मशील बनाए रखा था। एक बार शांति को बहुत तेज बुखार आया और वह 3 दिनों तक हवेली पर काम करने नहीं जा सकी, जिससे उसकी बहुत मजदूरी कट गई। पड़ोसियों ने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, लेकिन उसने कड़वा काढ़ा पीकर ही खुद को ठीक करने की कोशिश की ताकि पैसे बच सके। वह कांपते पैरों से उठी और चौथे दिन काम पर लौट आई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ठाकुर उसे काम से न निकाल दे। आर्यन का चेहरा उसे बार बार शक्ति देता और उसे गिरने से हमेशा बचा लेता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन के पत्र अब बहुत कम आने लगे थे और उनके शब्दों में वह पहले वाली गर्माहट और अपनापन धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। शांति को लगा कि शायद वह बहुत व्यस्त होगा, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में पढ़ाई का बहुत दबाव रहता है और वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने खुद पत्र लिखना बंद कर दिया ताकि आर्यन का ध्यान अपनी पढ़ाई से न भटके। उसकी ममता अब मौन तपस्या में बदल गई थी, जो केवल दुआओं से संवाद करती थी। ठाकुर साहब की हवेली में अब शांति को वह सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि अब वह बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। ठाकुर की बहू उसे अक्सर निकम्मी कहती थी और छोटी छोटी गलतियों पर उसे गंदी गालियां देती थी, जो उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाती थी। शांति बस अपनी आंखें नीची करके खड़ी रहती और मन ही मन भगवान से अपनी इस दुर्गति को समाप्त करने की प्रार्थना करती रहती थी। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास हारने के लिए बहुत कुछ है। शांति अक्सर सोचती थी कि शायद यह उसके पिछले जन्मों का कोई बुरा कर्म है, जिसकी सजा वह इस जन्म में इतने कष्ट सहकर भुगत रही है। वह मानती थी कि उसकी यह पीड़ा उसके बेटे के मार्ग के सभी कांटों को हटा देगी और उसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस विश्वास ने उसे एक दार्शनिक धैर्य प्रदान किया था, जो किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव था। वह हर कष्ट को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करती थी और अपने बेटे की सुख शांति के लिए कामना करती थी। एक दिन गांव का एक लड़का शहर से लौटा और उसने शांति को बताया कि उसने आर्यन को दिल्ली के एक बड़े होटल में किसी लड़की के साथ देखा था। वह लड़का कह रहा था कि आर्यन अब किसी राजकुमार जैसा दिखता है और उसके कपड़े और चाल ढाल पूरी तरह से बदल चुकी है। शांति यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसका बेटा अब बड़े लोगों की तरह रह रहा है और उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि उसके त्याग का फल मिलना शुरू हो गया है। अध्याय के अंत में शांति की हालत बहुत नाजुक हो गई थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी हिमालय की तरह अडिग और बहुत ऊंचा बना हुआ था। वह जानती थी कि आर्यन की यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम जल्द ही आने वाला है और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने गांव के मंदिर में घी का एक बड़ा दिया जलाने का वादा किया था और अपनी आखिरी जमा पूंजी भी उसी के लिए बचा रखी थी। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे,
दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों और ऊंची इमारतों के बीच आर्यन खुद को एक नई और अनजान दुनिया में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ की रफ्तार उसके गांव की शांत नदी की लहरों से बिल्कुल अलग और बहुत तेज थी। ओल्ड राजेंद्र नगर के तंग कमरों में बैठकर वह दिन रात प्रशासनिक सेवा की कठिन परीक्षाओं की तैयारी में जुटा रहता था। उसके चारों ओर ऊंचे परिवारों के बच्चे थे, जिनकी बातें और रहन सहन उसे अक्सर अपनी गरीबी और अपनी मां की कड़ी मेहनत की याद दिलाते थे। वह अक्सर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता था। गांव में शांति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वह अपनी बीमारी को दुनिया से छिपाकर काम करती रही। उसकी छाती में उठने वाला दर्द अब उसे रात भर सोने नहीं देता था। फिर भी वह सुबह 4 बजे उठकर हवेली की सफाई के लिए निकल पड़ती थी। उसने अपनी खांसी को दबाने के लिए मुंह पर पल्लू बांध लिया था, ताकि ठाकुर साहब को उसकी कमजोरी का पता न चले। उसे डर था कि अगर काम छूटा तो आर्यन की दिल्ली की पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा होगा और उसका सपना अधूरा रह जाएगा। शांति ने मास्टर जी से कहकर आर्यन को एक पत्र लिखवाया, जिसमें उसने झूठ बोला कि वह गांव में बहुत सुखी और स्वस्थ है। उसने लिखा कि घर में घी और दूध की कोई कमी नहीं है और वह चाहती है कि आर्यन केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पत्र लिखते समय मास्टर जी की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने शांति की कामपति देह और पीला चेहरा देखा था। शांति ने अपनी मेहनत की आखिरी पाई पाई जोड़कर मनी ऑर्डर भेजा, ताकि उसका बेटा दिल्ली जैसे महंगे शहर में बिना किसी चिंता के अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सके। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आर्यन की मुलाकात अनन्या से हुई, जो एक बड़े राजनेता की बेटी थी और खुद भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी। अनन्या की अमीरी और उसके बात करने के सलीके ने आर्यन को बहुत प्रभावित किया, लेकिन साथ ही उसके मन में एक हीन भावना भी पैदा कर दी। जब भी अनन्या उसके परिवार के बारे में पूछती, आर्यन अपनी मां की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसने उसे बताया कि उसके पिता एक बड़े किसान थे और अब उसका परिवार गांव में बहुत प्रतिष्ठित तरीके से अपना जीवन जी रहा है। धीरे धीरे आर्यन के कपड़ों और बोलने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आने लगा। वह अब गांव के उस सीधे सादे लड़के जैसा नहीं रहा था। उसने उधार लेकर महंगे जूते और कपड़े खरीदे, ताकि वह अपने अमीर दोस्तों के बीच शर्मिंदा न हो सके। उसकी रातों की पढ़ाई अब केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह ऊंचे समाज का हिस्सा बनने के सपने भी देखने लगा था। वह भूलने लगा था कि उसकी मां की फटी हुई साड़ियों और छालों से भरे हाथों ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाने का आधार बनाया है। एक दिन हवेली के तबेले में काम करते समय शांति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। ठाकुर की बहू ने उसे पानी पिलाने के बजाय उसे आलसी और कामचोर कहकर बहुत बुरा भला सुनाया। शांति ने कांपते हाथों से अपना घाव पोंछा और फिर से गोबर साफ करने के काम में जुट गई, क्योंकि उसे पता था कि इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। उसने उस दर्द को भी भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया और मन ही मन आर्यन के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने लगी। दिल्ली की चकाचौंध आर्यन के संस्कारों को धीरे धीरे लील रही थी और वह अब अपनी मां के पत्रों का जवाब देना भी एक बोझ समझने लगा था। उसे लगता था कि गांव की बातें और उसकी मां की सादगी अब उसके नए व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाती हैं। उसने अपने कमरे की दीवार पर लगी अपनी मां की धुंधली तस्वीर भी हटा दी, ताकि उसके दोस्त उसे न देख सके। वह सफलता की उस सीढ़ी पर चढ़ रहा था जहां रिश्तों की गर्माहट कम और स्वार्थ की ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। शांति ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में जो थोड़ा सा सोना बचाकर रखा था, उसे भी बेच दिया, क्योंकि आर्यन ने किताबों के लिए और पैसे मांगे थे। उसने उस रात केवल पानी पीकर अपना पेट भरा और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोती रही। उसे अपनी भूख और बीमारी की कोई चिंता नहीं थी। बस उसे डर था कि कहीं आर्यन को दिल्ली में कोई तकलीफ न हो जाए। उसकी ममता इतनी निस्वार्थ थी कि वह अपने विनाश की कीमत पर भी अपने बेटे के निर्माण की कामना कर रही थी।
आर्यन ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली और अब उसका साक्षात्कार होने वाला था, जिसके लिए उसे एक बहुत महंगे सूट की जरूरत थी। उसने अपनी मां को पत्र लिखकर तुरंत 5,000 रुपये भेजने को कहा, यह सोचे बिना कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगी। शांति ने उस दिन गांव के साहूकार के सामने हाथ जोड़े और अपनी झोपड़ी के कागजात गिरवी रख दिए। उसने पैसे भेज दिए, लेकिन उसकी आंखों में अब अपने घर को खोने का एक बहुत गहरा और अनजाना डर समा गया था। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आर्यन को सिखाया गया कि उसे एक आत्मविश्वास से भरे और आधुनिक अधिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसने अपनी बातचीत से गांव का पुट पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक अंग्रेजी लहजा अपना लिया जो उसे बहुत प्रभावशाली बनाता था। वह अब खुद को एक क्लास 1 अधिकारी के रूप में देख रहा था और उसे अपनी मां की मेहनत की गंध अब परेशान करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है और इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है। गांव में मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे शांति की झोपड़ी की छत बुरी तरह टपकने लगी और उसका सारा अनाज भी पूरी तरह भीग गया। वह रात भर एक कोने में सिकुड़कर बैठी रही और बुखार से उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। फिर भी उसने सुबह उठकर हवेली का काम किया, क्योंकि उसे डर था कि साहूकार का ब्याज नहीं चुकाया तो छत छिन जाएगी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी ममता अभी भी उसे हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए बहुत मजबूर कर रही थी। आर्यन का चयन आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया और पूरे दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में उसका नाम बड़े बड़े विज्ञापनों में छा गया। उसे अब बड़े बड़े समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा, जहां वह अपने संघर्ष की झूठी कहानियां सुनाता था। उसने कभी भी यह नहीं बताया कि उसकी मां एक मजदूरनी है, बल्कि वह खुद को एक शिक्षित परिवार का सदस्य बताता रहा। उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और अनन्या के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। गांव में जब यह खबर पहुंची कि आर्यन डीएम बन गया है, तो शांति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह पागलों की तरह पूरे गांव में नाचने लगी। उसने मंदिर जाकर अपना सिर जमीन पर रगड़ा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी तपस्या आज सफल हो गई। गांव के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन शांति का शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसे केवल एक ही इच्छा थी कि वह अपने बेटे को एक बार लाल बत्ती की गाड़ी में देखे। आर्यन ने मसूरी में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और वहां उसने अनन्या से सगाई करने का फैसला कर लिया, ताकि उसका भविष्य और भी सुरक्षित हो सके। उसने शांति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही उसे ट्रेनिंग के दौरान कभी फोन किया। वह अब एक नई पहचान के साथ जी रहा था, जिसमें गांव की गरीबी और उसकी मां के आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके मन में एक दीवार खड़ी हो गई थी, जो उसे उसके अतीत के कड़वे और गरीब सच से दूर रख रही थी। शांति की तबीयत अब इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि आर्यन उसे लेने आएगा और वह उसके साथ उसके बड़े बंगले में रहेगी, जहां उसे कोई डांटने वाला नहीं होगा। वह हर आने जाने वाली गाड़ी की आवाज पर खिड़की की ओर देखती थी, लेकिन आर्यन का कोई अता पता नहीं था। उसकी आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी बहुत ज्यादा जवान थी। ठाकुर साहब ने शांति को काम से निकाल दिया, क्योंकि अब वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी और उनका काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। शांति अब पूरी तरह से गांव वालों की दया पर निर्भर हो गई थी, जो उसे कभी कभी थोड़ा सा खाना दे देते थे। उसने अपने घर की खिड़की पर बैठकर सड़क की ओर देखना नहीं छोड़ा, मानो उसका बेटा किसी भी क्षण वहां आ जाएगा। उसकी हर सांस अब केवल आर्यन का नाम जप रही थी और उसकी आत्मा उसे देखने के लिए बहुत तड़प रही थी। एक दिन शांति ने सुना कि आर्यन की पोस्टिंग पास के ही शहर लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट डीएम के रूप में हुई है। यह सुनकर उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और शहर जाने का फैसला किया, ताकि वह अपने बेटे की सफलता को अपनी आंखों से देख सके। उसने अपनी आंखों की
सबसे अच्छी साड़ी निकाली जिसमें कई जगह रफू किया हुआ था और अपने पल्लू में आर्यन के पसंदीदा बेसन के लड्डू बांध लिए। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा अब उसे पहचानने से भी पूरी तरह इनकार कर देगा। शहर की यात्रा शांति के लिए बहुत कष्टदायक थी क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और बस की भीड़ उसे बुरी तरह से धक्का दे रही थी। वह बार बार गिरती और संभलती रही, लेकिन उसका लक्ष्य एकदम साफ था कि उसे अपने साहब बेटे से मिलना है। उसने रास्ते भर लोगों से डीएम के बंगले का पता पूछा और अपनी फटी हुई चप्पल के साथ मीलों पैदल चली। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल एक मां की आंखों में ही हो सकती है, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए व्याकुल हो। बंगले के विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंचकर शांति ठिठक गई, क्योंकि वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे अंदर जाने से बुरी तरह से रोक दिया। उसने उन्हें बताया कि वह डीएम साहब की मां है, लेकिन उसकी फटी हुई साड़ी और गरीबी देखकर उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन शांति वहीं जमीन पर बैठ गई। वह जानती थी कि अगर आर्यन उसे एक बार देख लेगा तो वह दौड़कर उसके पास जरूर आएगा और उसे गले लगा लेगा। अध्याय के अंत में बंगले के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, जहां शहर के सभी रईस और अधिकारी मौजूद थे। आर्यन अपनी मंगेतर अनन्या के साथ हाथ में शराब का गिलास लिए हंस रहा था और अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी मां बाहर धूल और धूप में उसके इंतजार में भूखी बैठी है। बाहर का सन्नाटा और अंदर का शोर दो अलग अलग दुनियाओं की गवाही दे रहे थे, जो एक ही खून से जुड़ी होकर भी बहुत दूर हो चुकी थीं। आर्यन की आधिकारिक नियुक्ति लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हुई और इसके साथ ही उसके जीवन में शक्ति और वैभव का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब उसके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी, सरकारी बंगला और सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा दस्ता था। हर कोई उसे हुजूर कहकर संबोधित करता था और उसकी एक मुस्कान के लिए शहर के रईस कतार में खड़े रहते थे। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही आर्यन के मन में एक गहरा अहंकार पैदा हो गया था, जिसने उसकी पुरानी यादों और संघर्षों पर पर्दा डाल दिया था। सत्ता की इस चकाचौंध में आर्यन ने अपनी मां के त्याग को पूरी तरह से भुला दिया था। उसे अब अपनी मां की गरीबी और गांव की सादगी से शर्म महसूस होने लगी थी। जब भी उसके साथ काम करने वाले अधिकारी उसके परिवार के बारे में पूछते, वह बड़ी चतुराई से बात को घुमा देता या किसी काल्पनिक समृद्ध पृष्ठभूमि की कहानी सुना देता था। उसके लिए उसकी मां अब केवल एक अतीत का हिस्सा थी, जिसे वह दुनिया के सामने कभी भी उजागर नहीं करना चाहता था। उसका अहंकार अब उसके विवेक पर हावी हो चुका था। अनन्या के पिता, जो राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री थे, ने आर्यन के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। यह आर्यन के लिए सत्ता की सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ने का एक सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत इस रिश्ते के लिए हां कह दी, क्योंकि वह जानता था कि यह विवाह उसे राजनीतिक गलियारों में एक नई पहचान दिलाएगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही उसने अपनी मां को अपने जीवन से पूरी तरह से बाहर करने का एक अघोषित और क्रूर संकल्प भी ले लिया था, जिसे वह चुपचाप निभा रहा था। गांव में शांति को जब यह खबर मिली कि उसका बेटा एक बड़ा साहब बन गया है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पूरे गांव को बताया कि उसका आर्यन अब शहर का राजा बन गया है। उसने अपनी टूटी झोपड़ी को गोबर से लीपा और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन उसे लेने के लिए अपनी बड़ी गाड़ी भेजेगा, जैसा कि उसने बचपन में अक्सर वादा किया था। उसकी ममता अभी भी पूरी तरह से निस्वार्थ थी। लखनऊ के सबसे भव्य होटल में आर्यन और अनन्या की शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थीं। लाखों रुपये फूलों और सजावट पर खर्च किए जा रहे थे और देश के बड़े बड़े राजनेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा था। लेकिन उस भव्य सूची में एक नाम गायब था। वह नाम था शांति देवी का। आर्यन ने जानबूझकर अपनी मां को कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां की उपस्थिति
उसके हाई प्रोफाइल ससुराल वालों के सामने उसकी पोल खोल देगी और उसे अपमानित होना पड़ेगा। शांति ने अपनी झोपड़ी में एक पुरानी संदूक से अपनी शादी की वही फटी हुई साड़ी निकाली और उसे साफ करके रखा। उसने सोचा था कि जब वह अपने बेटे की शादी में जाएगी तो यही पहनेगी। उसे गांव के किसी व्यक्ति से पता चला था कि आर्यन की शादी होने वाली है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसे बुलाना भूल सकता है। वह हर दिन डाकिये का रास्ता देखती थी, इस उम्मीद में कि कोई पत्र या निमंत्रण कार्ड आएगा। उसका इंतजार बहुत ही दर्दनाक होता जा रहा था। शादी की रात आर्यन बहुत सुंदर लग रहा था। उसने एक बेहद महंगा रेशमी शेरवानी पहना था और उसके गले में मोतियों की माला थी। वह जब घोड़े पर बैठकर निकला तो बैंड बाजे की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा, लेकिन उस शोर के बीच भी आर्यन के अंतर्मन में एक छोटी सी आवाज उसे कछोट रही थी। उसने अपनी मां के त्याग को याद किया, लेकिन फिर अपने सामाजिक रुतबे के डर से उसने उस आवाज को दबा दिया। उसने अपनी आत्मा को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरी तरह से बेच दिया था। उधर गांव में शांति ने उस रात मंदिर में जाकर अपने बेटे के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना की। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने पड़ोस से थोड़ा घी मांगकर भगवान के सामने एक बड़ा दीपक जलाया। उसने सोचा कि शायद आर्यन बहुत व्यस्त होगा और इसीलिए वह उसे संदेश नहीं भेज पाया। एक मां का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए बहाने ढूंढ लेता है, चाहे वह बच्चा कितना ही गलत क्यों न हो। उसकी वफादारी आज भी अपने उस बेटे के प्रति अटूट बनी हुई थी। अनन्या के पिता ने आर्यन को दहेज में एक महंगी विदेशी गाड़ी और करोड़ों की संपत्ति दी थी। आर्यन अब शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था। शादी के बाद की दावतों में उसने अपने ससुराल वालों को विश्वास दिलाया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी जीती जागती मां को कागजों और शब्दों में मार दिया था ताकि उसका झूठ सुरक्षित रह सके। यह उसकी सफलता का सबसे काला और शर्मनाक पक्ष था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। शांति की तबीयत अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी झोपड़ी की चौखट पर बैठी रहती थी। गांव के लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि उसका साहब बेटा उसे भूल गया है। उन तानों ने शांति के दिल को बहुत गहरा घाव दिया, लेकिन उसने कभी भी किसी के सामने आर्यन की बुराई नहीं की। वह बस यही कहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसे समय नहीं मिलता होगा। उसकी ममता की सहनशक्ति की कोई सीमा नहीं थी। आर्यन ने अपने गांव से आने वाले सभी पत्रों को बिना पढ़े ही जलाना शुरू कर दिया था। उसने अपने सचिव को आदेश दिया था कि गांव के किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने न दिया जाए। उसने अपनी जड़ों को इस कदर काट दिया था कि वह अब एक ऐसे पेड़ की तरह था जिसका कोई आधार नहीं था। वह केवल भविष्य की ओर देख रहा था, यह भूलकर कि जिस जमीन पर वह खड़ा है वह उसकी मां के खून और पसीने से सींची गई थी। उसका पतन शुरू हो चुका था। एक दिन शांति ने फैसला किया कि वह खुद लखनऊ जाएगी और अपने बेटे को देखेगी। उसने सोचा कि शायद वह बीमार हो या किसी मुसीबत में हो, इसीलिए वह गांव नहीं आ पा रहा है। उसने अपनी फटी साड़ी में कुछ बेसन के लड्डू बांधे और गांव के साहूकार से कुछ रुपये उधार लेकर शहर की ओर चल पड़ी। उसका कमजोर शरीर और कांपते पैर उसके मजबूत इरादों का साथ दे रहे थे। वह अपनी ममता के अंतिम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होकर निकल पड़ी थी। शांति के लिए लखनऊ की सड़कें एक भूल भुलैया की तरह थीं, जहां हर तरफ भीड़ और शोर था। लोग उसे एक मामूली भिखारिन समझकर धक्का दे रहे थे, लेकिन वह बस मुस्कुराती रही। उसने अपने पल्लू में बंधे लड्डू को बहुत जतन से संभाला हुआ था, मानो वे कोई कीमती खजाना हो। उसकी आंखों में बस एक ही दृश्य था, आर्यन का चेहरा। चल। उसे नहीं पता था कि जिस बेटे को वह ढूंढ रही है वह अब पूरी तरह से बदल चुका है और वह अब उसका नहीं रहा। आर्यन अपने बंगले के बगीचे में बैठा कॉफी पी रहा था और अखबार में अपनी तारीफें पढ़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां कभी शहर तक आ पाएगी।
वह अपनी नई दुनिया में इतना मशगूल था कि उसे अपनी मां की चीखें सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसने गरीबी पर विजय पा ली है, लेकिन वास्तव में वह मानवता की परीक्षा में पूरी तरह से हार रहा था। उसकी ऊंची इमारत की नींव अब बहुत ही कमजोर और खोखली हो चुकी थी। शांति को अंततः डीएम के बंगले का पता मिल गया और वह उस विशाल गेट के सामने खड़ी हो गई। उसने गार्ड से कहा कि वह साहब की मां है, लेकिन गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसने लगा। उसने शांति को धक्का देकर दूर कर दिया और कहा कि यहां रोज ऐसे पागल लोग आते हैं। शांति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अम्मी हार नहीं मानी। वह गेट के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, इस उम्मीद में कि आर्यन बाहर आएगा। शाम होने को आई थी और बंगले के अंदर रोशनी जगमगा उठी थी। वहां एक और बड़ी पार्टी की तैयारी हो रही थी। शांति ने देखा कि कई बड़ी गाड़ियां बंगले के अंदर जा रही हैं। उसे लगा कि शायद किसी गाड़ी में उसका आर्यन होगा। वह हर गाड़ी के पास जाकर झांकने की कोशिश करती, लेकिन उसे केवल धुएं और धूल के सिवा कुछ नहीं मिलता था। उसकी भूख और प्यास अब असहनीय होती जा रही थी, लेकिन उसकी ममता ने उसे वहीं डटे रहने की ताकत दी थी। अध्याय के अंत में शांति की हालत बहुत दयनीय हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों की उम्मीद अभी भी कम नहीं हुई थी। वह उस ठंडी रात में गेट के बाहर सिमटकर बैठ गई और अपनी पुरानी साड़ी को कसकर ओढ़ लिया। उसे विश्वास था कि सुबह होते ही उसका बेटा उसे पहचान लेगा और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही क्रूर योजना बना रखी थी, जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से छलनी करने वाली थी। सुबह की पहली किरण लखनऊ के आसमान में फैली, लेकिन शांति की आंखों में रात भर का जागरण और थकान साफ झलक रही थी। बंगले के विशाल द्वार के बाहर बैठी वह वृद्ध महिला अपनी फटी साड़ी के पल्लू को बार बार ठीक कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे कई बार वहां से हटने के लिए कहा और अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसकी ममता ने उसे पत्थर की तरह वहीं जमाए रखा। उसे विश्वास था कि आज उसका बेटा उसे जरूर देखेगा और सारी दुनिया के सामने अपनी मां कहकर गले से लगा लेगा, जिससे उसका सारा दुख एक पल में मिट जाएगा। आज बंगले में गृह प्रवेश की एक बहुत बड़ी दावत थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े अधिकारी और रईस आमंत्रित थे। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और महंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी, जो शांति के गांव की मिट्टी की सौंधी महक से बिल्कुल अलग थी। वह फटी हुई चप्पलें पहनकर एक कोने में खड़ी होकर इस वैभव को देख रही थी, जिसे उसके बेटे ने अपनी मेहनत से हासिल किया था। उसके मन में गर्व और डर का एक अजीब संगम चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस महल जैसी जगह के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मेहमानों की भीड़ बढ़ने लगी, तो शांति ने मौका पाकर चुपके से मुख्य द्वार के अंदर कदम रख दिया। किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सब लोग अपनी ही बातों में मशगूल थे। वह धीरे धीरे उस बड़े हॉल की ओर बढ़ी, जहां से संगीत और हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसके हाथ में बेसन के लड्डुओं की वह छोटी सी पोटली थी, जिसे उसने अपनी अंतिम जमा पूंजी से बड़े प्यार से बनाया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो वह किसी युद्ध के मैदान में खड़ी हो, जहां उसकी ममता की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। हॉल के बीचों बीच आर्यन खड़ा था, जो अपनी खूबसूरत पत्नी अनन्या और उसके रईस माता पिता के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी रेशमी शेरवानी और चेहरे पर गर्व की चमक देखकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह छोटा आर्यन याद आया, जो उसकी गोदी में सोता था, और आज वह इतना बड़ा साहब बन गया था। वह कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी, यह भूलकर कि उसका मैला होलिया और फटी साड़ी उस शानदार महफिल के लिए एक गहरा दाग की तरह लग रहे थे। वह बस उसे छूना चाहती थी। आर्यन, बेटा, शांति की आवाज उस शोर शराबे के बीच गूंजी, और अचानक हॉल में सन्नाटा पसर गया। संगीत रुक गया और सभी रईस मेहमानों की निगाहें उस बूढ़ी, गंदी और फटी हाल महिला पर टिक गईं। आर्यन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया,
मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में प्यार के बजाय एक गहरा डर और शर्मिंदगी का भाव था। अनन्या ने बड़ी हिकारत से शांति को देखा और आर्यन से पूछा कि यह गंदी औरत कौन है जो उसे इस तरह सरेआम पुकार रही है और माहौल खराब कर रही है। आर्यन के सामने उसकी पूरी प्रतिष्ठा और भविष्य का सवाल था। उसने एक पल के लिए अपनी मां की ममतामयी आंखों में देखा, लेकिन फिर उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। उसने बहुत ही ठंडी और ऊंची आवाज में कहा, यह हमारे गांव की एक पुरानी नौकरानी है जो घर की सफाई करती थी। शायद इसे कुछ पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए यहां तक चली आई है। यह सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा अस्तित्व एक पल में बिखर कर रह गया। उसकी ममता का इतना क्रूर अपमान उसने कभी नहीं सोचा था। साहब, मैं तो बस ये लड्डू देने आई थी, शांति ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। आर्यन ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया और गार्ड्स को आदेश दिया कि इस पागल औरत को तुरंत यहां से बाहर निकाला जाए। अनन्या के पिता ने भी घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली और आर्यन की पसंद पर सवाल उठाने लगे। शांति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसकी सारी तपस्या और संघर्ष आज एक पल में इस वैभव की वेदी पर बलि चढ़ गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने शांति का हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसके हाथ से वह पोटली छूट गई और बेसन के लड्डू फर्श पर बिखर गए, जिन्हें मेहमानों ने अपने महंगे जूतों से कुचल दिया। आर्यन खड़ा होकर यह सब देखता रहा, लेकिन उसने एक बार भी हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह अपनी क्लास और रुतबे को बचाने के लिए अपनी जन्मदात्री मां की आत्मा का कत्ल कर रहा था। हॉल में मौजूद लोग अब उस गरीब महिला का मजाक उड़ा रहे थे और उसे लालची कहकर कोस रहे थे। शांति को बंगले के गेट के बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। वह धूल में पड़ी रही और उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने उस रात अपनी ममता की चिता खुद ही जलती हुई देखी। उसने अपनी फटी साड़ी का पल्लू झाड़ा और बिना पीछे मुड़े अंधेरी सड़क पर चल पड़ी। उसे अब आर्यन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसका बेटा अब मर चुका है। वह केवल अपनी किस्मत और उस कर्मा को कोस रही थी जिसने उसे यह दिन दिखाया। रात के सन्नाटे में वह अकेली चल रही थी और लखनऊ की चमकती लाइटें उसे चिढ़ा रही थीं। उसे अपनी झोपड़ी की वह शांति याद आ रही थी, जहां कम से कम वह अपने बेटे के सपने तो देख सकती थी। अब उसके पास न कोई सपना था और न ही कोई सहारा बचा था। उसने फैसला किया कि वह वापस गांव चली जाएगी और अपनी अंतिम सांसें वहीं गंगा के किनारे लेगी। उसके हृदय में लगी आग ने उसकी भूख और प्यास को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसका मातृत्व आज हार चुका था। सड़क किनारे चलते हुए शांति को महसूस हुआ कि दुनिया कितनी निर्दयी है, जहां रिश्तों की कीमत केवल पद और पैसे से आंकी जाती है। उसने अपनी ममता की उस अंतिम आहुति को याद किया जो उसने आर्यन के आईएएस बनने के लिए दी थी। क्या यही वह दिन था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी दूसरों के बर्तन मांजते हुए गुजार दी थी? उसके मन में कोई प्रतिशोध नहीं था, बस एक असीम रिक्तता थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह एक चलती फिरती लाश की तरह स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। आर्यन बंगले के अंदर वापस चला गया और पार्टी फिर से शुरू हो गई, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी घर कर गई थी। उसने शराब का एक बड़ा घूंट भरा ताकि वह अपनी मां के उन आंसुओं को भूल सके जिन्हें उसने अभी अभी देखा था। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि उसने उस गरीब महिला को कितनी शालीनता से हैंडल किया, लेकिन आर्यन को पता था कि उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया है। वह हंस तो रहा था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक बहुत गहरा और भयानक अपराधबोध धीरे धीरे जन्म ले रहा था। अनन्या ने आर्यन के पास आकर उसका हाथ थामा और कहा कि ऐसे लोगों को कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए, वरना ये सिर पर चढ़ जाते हैं। आर्यन ने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी गेट की ओर था, जहां उसकी मां को धक्के देकर निकाला गया था।
उसे अपनी माँ की वे पुरानी लोरियां याद आ रही थीं, जो उसने गरीबी के दिनों में सुनी थीं। लेकिन अब वह एक डीएम था, और उसकी दुनिया में भावनाएं केवल एक कमजोरी मानी जाती थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने जो किया वह सही था। उधर शांति स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि उसने सब कुछ उन लड्डुओं को बनाने में खर्च कर दिया था। उसने अपनी कलाई पर बंधी वह पुरानी सूती माला देखी, जो आर्यन ने उसे बचपन में दी थी। उसने उसे तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि अब वह रिश्ता भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना की कि उसे अब और जीवित न रखे। उसका जीवन अब एक बोझ बन गया था। गांव के उन दिनों की यादें उसे अब डरा रही थीं, जहां वह शान से कहती थी कि उसका बेटा उसे लेने आएगा। उसे लग रहा था कि वह गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगी। क्या वह उन्हें बताएगी कि उसका बेटा उसे पहचानता तक नहीं है। अपमान का यह जहर उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने सोचा कि शायद गंगा मां उसे अपनी गोद में शरण दे देंगी, क्योंकि अब इस धरती पर उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसकी सिसकियां रात के सन्नाटे में कहीं खोकर रह गई थीं। आर्यन की पत्नी के परिवार ने दावत के बाद उसे एक बहुत महंगी घड़ी उपहार में दी, लेकिन आर्यन को अपनी कलाई पर वह बोझ महसूस हो रहा था। उसे अपनी मां के वे खुरदरे हाथ याद आ रहे थे, जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह सारा वैभव एक भ्रम है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से जला दिया था, और अब वह उस राख में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका सामाजिक कद तो बढ़ गया था, लेकिन वह इंसानियत के स्तर पर गिर चुका था। शांति की फटी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था, मानो वह भी इस समाज की क्रूरता का विरोध कर रहा हो। वह पूरी रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठंड में कांपती रही, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसे बाहरी ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। उसने अपनी ममता को एक कब्र में दफन कर दिया था, और अब वह केवल अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। उसके जीवन की कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां एक मां अपने जीवित बेटे के लिए अनाथ हो गई थी। अगले दिन की सुबह आर्यन ने अपने दफ्तर में फाइलों के ढेर में खुद को डुबो लिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वह बिखरती पोटली आ रही थी। उसने अपने अर्दली को बुलाकर गुप्त रूप से पूछा कि क्या वह औरत अभी भी गेट के पास है, लेकिन जवाब मिला कि वह बहुत पहले जा चुकी है। आर्यन के मन में एक हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा दिया। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी मां शायद गांव लौट गई होगी। शांति ने अंततः एक मालगाड़ी में छिपकर बैठने का फैसला किया, जो उसके गांव की ओर जा रही थी। उसने अपनी भूख को पूरी तरह से मार दिया था, और उसका शरीर अब किसी लकड़ी की तरह सूख गया था। रास्ते भर वह केवल अपनी मां होने की सजा को याद करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने परवरिश में कहां गलती की थी कि उसका बेटा इतना कठोर बन गया। वह भगवान से बार बार पूछ रही थी कि क्या गरीबी का अंत केवल इसी तरह के अपमान के साथ होता है। जब वह अपने गांव के करीब पहुंची तो सूरज ढल रहा था, और गंगा की लहरें उसे दूर से ही दिखाई दे रही थीं। उसे गांव की मिट्टी की खुशबू ने एक पल के लिए सुकून दिया, लेकिन फिर उसे अपने बेटे का वह चेहरा याद आ गया जिसने उसे नौकरानी कहा था। शांति की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह चुपके से अपनी झोपड़ी में वापस आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब कभी किसी से बात नहीं करेगी। आर्यन की पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद शहर में उसकी बहुत चर्चा होने लगी, लेकिन उसकी सफलता के पीछे का काला सच अभी भी उसकी रूह को नोच रहा था। वह रात को सो नहीं पाता था और उसे बुरे सपने आते थे। उसे लगता था कि उसकी मां उसे पुकार रही है, लेकिन जब वह आंखें खोलता तो केवल सन्नाटा होता था। उसने अपने कर्मों की सजा भुगतनी शुरू कर दी थी। भले ही दुनिया उसे एक सफल अधिकारी मानती थी, कर्मा अब धीरे धीरे अपना जाल बुनना शुरू कर चुका था। लखनऊ के उस भव्य बंगले से निकलकर
शांति की आत्मा जैसे उसके शरीर को छोड़कर पहले ही गांव पहुंच चुकी थी। वह चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, स्टेशन की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जो मौत से भी अधिक भयानक लगती थी। उसने उन बेसन के लड्डुओं की महक को अपने मन से मिटाने की कोशिश की, जिन्हें उसके बेटे ने बेरहमी से पैरों तले कुचलवा दिया था। वह जानती थी कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है, क्योंकि जिस आधार पर उसने अपना सारा संघर्ष टिकाया था, वह आज पूरी तरह से ढह चुका था। गांव की धूल भरी गलियों में जब शांति ने कदम रखा, तो लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। किसी ने उपहास में पूछा, शांति, क्या हुआ? तेरा कलेक्टर बेटा तुझे अपने साथ महल में लेकर क्यों नहीं आया? शांति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी फटी साड़ी को थोड़ा और कसकर लपेट लिया और नीची निगाहों से चलती रही। वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस आ गई, जहां हर कोना उसे पुराने संघर्षपूर्ण दिनों की याद दिला रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अंधेरे में बैठ गई। उसे अब भूख नहीं लगती थी, उसे बस गंगा की पुकार सुनाई दे रही थी। शांति की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे तेज बुखार रहने लगा था। उसकी खांसी अब खूनी होने लगी थी और उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि शहर में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन शांति ने अपनी जुबान से एक शब्द भी आर्यन के खिलाफ नहीं निकाला। उसकी ममता की यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी कि वह अपमानित होकर भी अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी। वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी रहती थीं। दूसरी ओर लखनऊ में आर्यन का जीवन अब उतना सुखद नहीं रहा था जितना उसने पहले सोचा था। उसके ससुर और उसकी पत्नी अनन्या उसे अपनी जागीर समझने लगे थे और उसे हर वक्त नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हर छोटी बात पर उसे याद दिलाया जाता था कि उसका रुतबा केवल उनके राजनीतिक प्रभाव की वजह से है। आर्यन को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जिस वर्ग का हिस्सा बनने के लिए उसने अपनी मां का त्याग किया था, वह वर्ग उसे कभी अपना नहीं मानेगा। वे उसे केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जल्द ही आर्यन के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हो गया और उसके विभाग में एक पुराने घोटाले की जांच शुरू हुई। सारा दोष आर्यन के सिर मढ़ दिया गया, क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति था जिसका कोई मजबूत पारिवारिक आधार नहीं था। अनन्या के पिता, जिन्होंने उसे बचाने का वादा किया था, अब उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक करियर की अधिक चिंता थी। आर्यन अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। उसके पास न तो अपनी पत्नी का साथ था और न ही अपने ससुर का समर्थन। उसे अब वह पल याद आ रहा था जब उसकी मां ने उसे बचाने के लिए जंग लड़ी थी। आर्यन की रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह जब भी आंखें बंद करता, उसे अपनी मां का वह धूल में सना हुआ चेहरा दिखाई देता। उसे वह बिखरते हुए बेसन के लड्डू याद आते जो उसकी मां ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाए थे और उसने उन्हें ठुकरा दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज को खो दिया है। उसके भीतर का अपराधबोध अब उसे अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह सब उसके कर्मा का फल है, जो अब उसके सामने एक भयानक सजा बनकर खड़ा था। एक शाम अनन्या ने सबके सामने आर्यन का अपमान किया और उसे असफल और बेकार कहकर पुकारा, जिसने आर्यन के पुरुषार्थ को गहरी चोट पहुंचाई। उसने यहां तक कह दिया कि वह उससे शादी करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुकी है और अब वह तलाक चाहती है। आर्यन के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे हमेशा एक राजा की तरह पाला था, भले ही उनके पास खाने को दाने न हो। उसने अपनी गरिमा खो दी थी और बदले में उसे केवल तिरस्कार मिला था। उसे अब अपनी मां की याद सताने लगी थी। गांव में शांति का अंत समय अब बहुत करीब था और उसकी हालत देखकर मास्टर जी को बहुत दुख हुआ। मास्टर जी उसके पास आए और उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की,
लेकिन शांति ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे बस गंगा किनारे ले चलो। वह अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक मल्लाल था कि वह अपने बेटे को एक आखिरी बार अपनी आंखों से नहीं देख पाई। उसकी सांसें अब धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं। आर्यन अब इस दिखावटी दुनिया को और नहीं सह सका और उसने अपनी पद और प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को बता दिया कि वह अब इस नर्क का हिस्सा नहीं रहना चाहता। उसने अपनी पुरानी लोहे की पेटी निकाली और उसमें से अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर ढूंढ निकाली। उसे अब केवल अपने गांव और अपनी मां की याद आ रही थी। वह पागलों की तरह स्टेशन की ओर भागा, ये सोचकर कि वह जाकर अपनी मां के चरणों में गिर जाएगा और उनसे माफी मांग लेगा। आर्यन अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर एक साधारण बस में बैठकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा, जहां उसका बचपन बीता था। रास्ते भर वह केवल अपनी मां के बारे में सोचता रहा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने अपनी बीमारी छिपाकर उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था। उसे अपने व्यवहार पर इतनी ग्लानि महसूस हो रही थी कि वह खुद को ही सजा देना चाहता था। बस की रफ्तार उसे बहुत कम लग रही थी। वह चाहता था कि वह किसी भी तरह उड़कर अपनी मां के पास पहुंच जाए। शांति को गांव के लोग पालकी में बैठाकर गंगा घाट पर ले आए, क्योंकि यह उसकी अंतिम इच्छा थी। शाम का समय था और गंगा की आरती की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल बहुत ही पवित्र और शांत लग रहा था। शांति ने जल को छुआ और उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मां गंगा ने उसे अपनी गोद में स्वीकार कर लिया है। उसने अपने मन से सारे गिले शिकवे मिटा दिए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं, लेकिन वह किसी का इंतजार कर रही थी। जब आर्यन अपने गांव की सीमा पर पहुंचा, तो उसे चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और मातम महसूस हुआ। गांव की गलियों में सन्नाटा था और लोग उसे देखकर अपनी आंखें फेर रहे थे, जैसे वे उसे पहचानना ही नहीं चाहते। कोई भी उसे साहब कहकर नहीं पुकार रहा था, बल्कि उनकी आंखों में उसके प्रति गहरी घृणा और गुस्सा था। वह पागलों की तरह अपनी झोपड़ी की ओर भागा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था और सन्नाटा था। एक पड़ोसी ने उसे बताया कि उसकी मां को गंगा घाट पर ले जाया गया है। आर्यन नंगे पैर गंगा घाट की ओर दौड़ पड़ा। उसके महंगे कपड़े धूल में सन गए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह चिल्ला रहा था, अहरामा, मां मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज गंगा की लहरों में कहीं खो जा रही थी। घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग एक महिला के पास बैठे हैं। उसका हृदय जोर से धड़का और उसे लगा कि शायद वह बहुत देर कर चुका है। उसने लोगों को किनारे धकेला और आगे बढ़ा, यह देखने के लिए कि क्या उसकी मां अभी भी अपनी सांसें गिन रही है। शांति की चेतना अब इस संसार से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी अंतिम सांस के साथ संघर्ष कर रही थी। आर्यन ने उसके पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मां, मैं आ गया हूं। तुम्हारा आर्यन, मुझे माफ कर दो मां, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। शांति ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन उनकी दृष्टि अब पूरी तरह से धुंधली थी। उसने कांपते हुए हाथ से आर्यन का स्पर्श महसूस किया, लेकिन वह अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। शांति ने अपनी अंतिम सांस ली और उसका हाथ आर्यन के चेहरे से फिसलकर नीचे रेत पर गिर गया। उसके होठों पर एक बहुत ही शांत और हल्की मुस्कान थी, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतीक्षा पूरी कर ली हो। आर्यन वहीं घाट की रेत पर बैठकर अपनी मां के बेजान शरीर से लिपटकर विलाप करने लगा। पूरा गांव यह हृदय विदारक दृश्य देख रहा था, लेकिन किसी की भी आंखों में आर्यन के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने अपनी मां का प्यार तब खोया जब उसके पास सब कुछ था, और आज वह बिल्कुल अकेला था।
गंगा के किनारे जलती हुई चिता की लपटें आसमान को छू रही थीं, और उन लपटों में आर्यन अपनी मां के नश्वर शरीर के साथ साथ अपने अहंकार को भी जलते हुए देख रहा था। उसके चारों ओर गांव वालों की भारी चुप्पी थी, जो किसी भी तिरस्कारपूर्ण शब्द से कहीं अधिक चुभने वाली थी। आर्यन वहीं रेत पर बैठा रहा। उसका कीमती रेशमी कुर्ता अब राख और मिट्टी से सन चुका था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए उसने अपनी मां का बलिदान दिया, वह इस आग के सामने कितनी तुच्छ और बेमानी थी। चिता की अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन आर्यन के हृदय में लगी पछतावे की आग अब और भी तीव्र हो गई थी। उसने याद किया कि कैसे उसकी मां ने उसे पालने के लिए जमींदार के तबेले में गोबर साफ किया था, और बदले में उसने उन्हें अपनी महफिल से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था। कर्मा ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। जिस बेटे को मां ने साहब बनाया था, आज वही बेटा एक अनाथ की तरह उनकी राख के पास अकेला बैठा अपनी कायरता पर रो रहा था। अगले दिन आर्यन अपनी मां की अस्थियों को गंगा की लहरों में प्रवाहित करने के बाद अपनी पुरानी और जर्जर झोपड़ी में वापस आया। वहां का सन्नाटा उसे डरा रहा था, क्योंकि अब वहां उसे बेटा कहकर पुकारने वाली कोई आवाज नहीं बची थी। उसने झोपड़ी के एक कोने में रखे उस पुराने संदूक को खोला, जिसे उसकी मां हमेशा ताले में रखती थी। संदूक के अंदर उसे अपनी पहली कक्षा की टूटी हुई स्लेट, एक फटा हुआ बचपन का स्वेटर और उसकी सफलता की पुरानी अखबार की कतरनें मिली, जो पूरी तरह से सहेज कर रखी गई थी। उस पुराने संदूक की तह में उसे एक छोटी सी पोटली मिली, जिसमें कुछ सिक्के और 10-10 रुपये के पुराने नोट थे। यह वह राशि थी जो शांति ने अपनी मजदूरी से बचाकर रखी थी, ताकि जब उसका बेटा वापस आए तो वह उसे कुछ उपहार दे सके। इन पैसों को देखकर आर्यन का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आया कि जिसे वह गरीब समझकर शर्मिंदा था, वह वास्तव में प्रेम और त्याग के मामले में दुनिया की सबसे अमीर महिला थी। उसकी मां का प्यार अंत तक निस्वार्थ बना रहा। गांव के मास्टर जी शाम को उससे मिलने आए और उन्होंने आर्यन को बताया कि शांति ने कभी भी किसी से उसकी शिकायत नहीं की थी। वह हमेशा यही कहती थी कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है, इसलिए उसके पास गांव आने का समय नहीं है। मास्टर जी के शब्दों ने आर्यन के दिल को छलनी कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां ने उसकी गरिमा को समाज के सामने बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला था। उनकी खामोश ममता ने उनके अपमान को भी एक वरदान की तरह स्वीकार कर लिया था। आर्यन ने उसी क्षण एक बड़ा निर्णय लिया और लखनऊ में अपने विभाग को अपना त्यागपत्र भेज दिया। उसने तय किया कि वह अब कभी उस दिखावटी दुनिया में वापस नहीं जाएगा, जिसने उसे एक पत्थर दिल इंसान बना दिया था। अनन्या और उसके पिता ने उसे मनाने के लिए कई संदेश भेजे और धमकियां भी दीं, लेकिन आर्यन ने उन सबको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने समझ लिया था कि सत्ता और संपत्ति केवल एक भ्रम है और असली सुकून केवल अपनी जड़ों की सेवा करने में ही मिल सकता है। उसने अपनी सारी निजी संपत्ति और बचत को गांव के स्कूल और अस्पताल के निर्माण के लिए दान कर दिया। उसने गांव में ही रहकर उन बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया जो गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे। वह अब रोज सुबह उठकर गांव की गलियों में झाड़ू लगाता और लोगों की सेवा करता, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां ने ताउम्र की थी। उसने अपने डीएम के अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया था और अब वह केवल एक प्रायश्चित करने वाला पुत्र बनकर रह रहा था। समय बीतता गया और आर्यन के चेहरे पर अब शांति के भाव आने लगे थे। हालांकि उसकी आंखों में अपनी मां को खोने का दुख हमेशा बना रहा। उसने गांव की उसी नदी के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां उसकी मां ने अंतिम सांस ली थी। वह अक्सर शाम को गंगा के किनारे बैठकर लहरों को देखता और महसूस करता कि उसकी मां की रूह उसे माफ कर चुकी है, लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी मां का साथ छोड़ दिया था। गांव के लोग अब आर्यन को सम्मान देने लगे थे,
लेकिन यह सम्मान उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि उसके सेवा भाव के लिए था। उसने गांव की हर बूढ़ी महिला में अपनी मां की छवि देखना शुरू कर दिया था और वह उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसने सीखा कि कर्मा केवल दंड नहीं देता, बल्कि वह सुधारने का एक कठिन अवसर भी प्रदान करता है। उसकी कहानी अब पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन गई थी, जो रिश्तों की पवित्रता का पाठ पढ़ाती थी। एक रात सपने में उसे अपनी मां दिखाई दी। उन्होंने वही फटी हुई साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर वही पुरानी ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, तू खुश रह, मेरी तपस्या सफल हुई। आर्यन की आंखें खुल गईं और उसने महसूस किया कि उसका कमरा एक दिव्य खुशबू से भर गया है। उसे लगा कि उसकी मां अब भी उसके आसपास ही हैं, उसकी रक्षा कर रही हैं। उस रात वह पहली बार बिना किसी बोझ के चैन की नींद सोया। उसने अपनी मां की याद में गांव के मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा बनवाई, जिसके नीचे लिखा था, एक मां की ममता का कोई विकल्प नहीं होता। यह प्रतिमा केवल पत्थर की नहीं थी, बल्कि आर्यन के प्रायश्चित और अटूट प्रेम का प्रतीक थी। वह आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाना चाहता था कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। उसने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि मां के चरणों में ही असली स्वर्ग और परम शांति होती है। आर्यन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके काम करने का उत्साह कम नहीं हुआ था। उसने गांव की काया पलट कर दी थी और अब वहां कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं था। उसकी झोपड़ी के बाहर हमेशा गरीबों की भीड़ रहती थी और वह हर किसी की मदद बड़े धैर्य से करता था। वह जानता था कि वह अपनी मां को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वह उनकी शिक्षाओं को जीवित रखकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता था। उसका जीवन अब एक जलते हुए दिए के समान था। गंगा की लहरें आज भी उसी तरह बह रही थीं, जैसे उस दिन बह रही थीं जब शांति ने अंतिम विदाई ली थी। लेकिन आज उन लहरों में आर्यन को विलाप नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संगीत सुनाई देता था। उसने स्वीकार कर लिया था कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्मा ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया और फिर मिट्टी में मिलाकर उसे एक असली इंसान बनाया। उसकी यात्रा अब पूर्णता की ओर थी, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला था। कहानी का यह दुखद मोड़ हमें यह सिखाता है कि समय कभी वापस नहीं आता और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका सुधार मुमकिन नहीं होता। आर्यन की सफलता का महल ढह गया, लेकिन उसकी राख से एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसने समाज को नई दिशा दी। मां की ममता और त्याग की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। जिसने अपनी जननी का अनादर किया, उसे नियति कभी माफ नहीं करती। आर्यन की हताशा और उसका प्रायश्चित इस महान सत्य की जीवंत गवाही देते हैं। अंत में आर्यन उसी घाट पर जाकर बैठ गया जहां चिता जली थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां का नाम जपते हुए इस नश्वर संसार से विदा लेने की प्रार्थना की। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां उसे पुकार रही हैं और इस बार वह उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं करेगा। उसकी रूह अब उस दुनिया की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी जहां केवल प्रेम और करुणा का वास है। उसका प्रायश्चित अब पूरा हो चुका था और उसकी कहानी मानवता के इतिहास में अमर हो गई।